संस्कृत में दंत बोलते हैं, सुना है ना, दंत, दांतों को क्या बोलते हैं, दंत। वहीं से इंग्लिश में क्या बना, टा होना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों का डिफरेंस नहीं पता तो आप गलत आंसर कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम पहले भी बच्चों को आ रही थी, आगे अभी भी आई है, एग्जाम में आया है, आगे भी आएगी। इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका बहुत डिटेल से सॉल्यूशन विद डिफरेंस के साथ में डबल सी आएगा। इसका रीज़न भी मैंने सी लेटर वाली क्लास में करवाया है, जहाँ CAS का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छू दे वही सोना बन जाए, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करे वहाँ पर प्रॉफिट बना ले, दैट इज हैव प्लस वर्ब फर्स्ट। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर एक्टिव है तो हैव प्लस वर्ब। जो कि कपड़ा और लूटना कैसे रिलेटेड है, देखो वो वन वर्ड में जहाँ क्वेश्चन पूछा है वहाँ हिंट मिल जाता है। कैसे, ऑल का हिंट मिला, ऑल टाइप्स ऑफ फूड। और ऑल के लिए हम रूट वर्ड में क्या यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, कोई इंजरी है, कोई डिजीज़ है, उसको बिगाड़ देना, उसको वो बैड है उसको वर्स कर देना। क्या होता है, जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें जो हम सामान जो डालते हैं, सामग्री जो होती है, उसको बोलते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम CPO 2023 का जो 4 अक्टूबर को पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, उसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत अच्छे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पर, ठीक है। 4 पेपर, 4 सेट हमने ऑलरेडी कर लिए थे, ये 5th सेट है। टोटल 9 सेट है, 9 के 9 सेट हम कंप्लीट करेंगे। ये आज 5वां सेट हम कर रहे हैं, 9 के 9 सेट हम कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे CPO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही है, आगे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है सबके लिए ये क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है कि अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आगे भी उस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो सबको ये क्लास देखनी है। हाँ, ये हमारा जो पैटर्न रहता है, हम पूरे जो पेपर है उसको 3 सेगमेंट, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन में डिवाइड करते हैं। जो हमारा सिस्टम है कि सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो सभी पेपर में वही रहेगा। और उसके जो क्वेश्चन है उनकी सीक्वेंस, जैसे 7 क्वेश्चन है, 1 to 7 सीक्वेंस है। हर पेपर, जो भी पेपर मैं कराऊंगी, ईच एंड एवरी पेपर में यही सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले वन वर्ड, फिर इडियम्स, देन सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर। इसका फ़ायदा ये है कि आप चाहें तो किसी भी, जो लगे कि आपको मुझे स्पेलिंग एरर के ही क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप सीधा आप 28 से 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो स्पेलिंग एरर के मिलेंगे, तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि वोकैब में 32 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि 50 में से 32, 64% पार्ट वोकैब ने ही कवर कर लिया है इस पेपर में। तो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है एग्जाम्स में। ग्रामर की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि ये हो गया 16%। इसमें से वॉइस, फिलिंग द ब्लैंक नहीं है, नरेशन का क्वेश्चन नहीं है, स्पॉटिंग एरर है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। जंबल इसमें CPO में नहीं पूछा है। 10 क्वेश्चन आए हैं आपके किसके, कॉम्प्रिहेंशन के, जिसमें से 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट और 5 पैसेज। पैसेज के अंदर जो पैटर्न चल रहा है, अभी लेटेस्ट पैटर्न जो चेंज हुआ है, उसमें थीम, टोन, टाइटल पूछ रहा है, और पैसेज में से एक सिनोनिम और एंटोनिम डेफिनेटली पूछ रहा है। यानी 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। क्लियर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत क्यूट हो, जिसके लिए हमें लव फील हो, ठीक है, वो कौन होगा। यहाँ देखो, मिस्टीरियस क्या होता है, जिसको समझा नहीं जा सके, मिस्ट्री है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। स्ट्रेंज है, जो बहुत अजीब है, वियर्ड है, जिसको समझा नहीं जा सकता है, वो मिस्टीरियस है, ये नहीं हो सकता है। लॉडेबल क्या होता है, लोडेबल होता है जिसकी प्रशंसा की जा सके। लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज, यानी प्रेज वर्दी। कमेंडेबल, ठीक है, कमेंडेबल, प्रेज वर्दी क्या होता है, लॉडेबल। रूट वर्ड है यहाँ पर लॉर्ड, जिसका मतलब क्या है, प्रेज है, ठीक है बच्चे, प्रेज वर्दी।
इसमें अगर हम बात करें कोलोकेशन की तो लॉडेबल अटेम्प्ट हो सकता है, लॉडेबल एम हो सकता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं फ्लैम्बोयंट की। फ्लैम्बोयंट का मतलब होता है जो बहुत ही डैजलिंग है, ठीक है, वेरी ब्राइट है, वेरी ब्राइटफुल कलर्ड, जो चमकदार है, ठीक है, ब्राइटफुल जो है उसके लिए आता है फ्लैम्बोयंट। रूट वर्ड में अगर हम देखें तो फ्लेम का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लेम का मतलब है फायर से, फ्लेम ज्वाला, ब्लेज, ठीक है, तो जो बिल्कुल उज्ज्वला की तरह चमक रहा है, इतना ब्राइटली कलर्ड जो है, दैट इज फ्लैम्बोयंट। कई बार इसका यूज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के वे में भी यूज होता है, वेरी कॉन्फिडेंट, क्लियर, ब्रिलियंट, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा अडोरेबल, जैसे बच्चे के लिए आता है अडोरेबल चाइल्ड, ठीक है, जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसको देखते ही प्यार की फीलिंग हो रही है, वो क्या है, अडोरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, he was not willing to attend the technical session of the conference। वो टेक्निकल सेशन, कॉन्फ्रेंस का जो टेक्निकल सेशन है उसको अटेंड नहीं करना चाह रहा। नॉट विलिंग, नॉट विलिंग का मतलब होता है अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग का मतलब क्या हो गया, अनिच्छुक, जो इच्छा नहीं है उसकी, जो हेजिटेंट है, जो अनविलिंग है, हेजिटेंट है, अनएंथुजियास्टिक है, दैट इज नॉट विलिंग, ठीक है। अब यहां देखो क्यूरियस क्या होता है, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, क्यूरियस क्या होता है मेरे बच्चे, जिज्ञासु। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, इनक्विजिटिव, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल इंक्लूसिव, वेरी ब्रॉड, ये नहीं होगा। डिजेक्टिंग की बात करें तो डिजेक्टिंग होता है डिप्रेसिंग, डिप्रेस करने वाला, सैड, अनहैप्पी करने वाला जो है, दैट इज डिजेक्टिंग, है ना। अगर इसकी बात करें तो रूट वर्ड क्या है इसमें, डी मतलब डाउन, डी है डाउन, और जेक्ट का मतलब क्या है, टू थ्रो, जिसको डाउन की तरफ थ्रो कर दिया गया, तो वेरी सैड, वेरी अनहैप्पी के लिए आ गया डिजेक्ट, क्लियर। राइट आंसर होगा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग होता है क्या, अनविलिंग, अनिच्छुक, हेजिटेंट। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, वन वर्ड पूछा है, अ डिजीज प्रिविलेंट इन अ कम्युनिटी और अ स्पेसिफिक रीजन, और अ स्पेसिफिक रीजन एट अ स्पेसिफिक टाइम अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, ठीक है। इसमें से इरेडिकेट को छोड़ के, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से हटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रिमूव कर देना, एनिहिलेट कर देना, इरेडिकेट होता है। इसमें रूट वर्ड की बात करें तो रेडिक का मतलब क्या है, रूट होता है। रेडिक मतलब क्या है मेरे बच्चे, रूट। ई मतलब आउट, रेडिक हो गया रूट, और ई किसके लिए आ गया, आउट के लिए। तो जिस चीज को जड़ से हटा दिया है, रूट से हटा दिया है, क्या बन गया, इरेडिकेट, क्लियर। तो ये तो नहीं होगा। बाकी तीनों वर्ड जो हैं वो उनमें रूट डेमी सेम है। डेमी मतलब डेमो, डेमी, डेमा, रूट का मतलब क्या होता है, पीपल, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और जब कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि जब ये एक ही क्वेश्चन में तीनों आ जाए, तो उस टाइम आपको तीनों का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों का डिफरेंस नहीं पता तो आप गलत आंसर कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम पहले भी बच्चों को आ रही थी, आगे अभी भी आई है, एग्जाम में आया है, आगे भी आएगी। इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका बहुत डिटेल से सॉल्यूशन विद डिफरेंस के साथ में अवतार में भी दिया है। अवतार को आप सभी जानते हैं, अवतार द वर्ड मास्टर, जो वोकैब याद करने का रामबाण आपकी बुक है, जिससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ इन तीनों का डिफरेंस। पेंडेमिक में देखो, पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है, पैन मतलब होता है ऑल, जो सभी में, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सब में बहुत ज़्यादा फैली है। जैसे कोविड है, कोविड-19 है,
कोविड-19 क्या है? पेंडेमिक। क्लियर? एपिडेमिक क्या होता है? जो ऐसी बीमारी जो एक लार्ज एरिया में फैल जाती है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, वो एपिडेमिक है। और एंडेमिक होती है जो बहुत ही स्थानीय बीमारी होती है, जैसे पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर लोगों के बीच में जो फैली है वो एंडेमिक है। तो एंडेमिक सबसे छोटी है, छोटे लेवल पे है, फिर एपिडेमिक उससे बड़े लेवल पे है, और जो सभी में फैल गई है, ऑल में, वो पैंडेमिक है। तो ऑल तो इसने नहीं दिया यहाँ पर, सेंटेंस में ऑल नहीं है तो पैंडेमिक नहीं हो सकता। एपी रूट की बात करें तो एपी अमंग हो गया, एन यानी विद इन हो गया, ठीक है। ये लार्ज एरिया को इफेक्ट कर रही है, कम्युनिटी में स्पेसिफिक रीजन में लार्ज को प्रभावित कर रही है, तो एंडेमिक भी नहीं आएगा, क्या आएगा? एपिडेमिक। क्लियर? ये चीज मैंने यहां देखो, ये एंडेमिक क्या होती है? स्थानीय बीमारी होती है, इन अ पर्टिकुलर एरिया में फैल जाती है। इन तीनों का डिफरेंस भी बहुत डिटेल से दिया है। पेंडेमिक कोविड से याद रखना, जो एक से दूसरे में फैलती है और पूरी ग्लोबल बीमारी हो जाती है, सब में फैल जाती है पूरे वर्ल्ड में। एपिडेमिक एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक वर्ड आया था यहाँ पर, ये देखो, स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक टाइम, जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या रीजन में किसी विशेष बीमारी के मामलों में अचानक बढ़ जाना बहुत ज़्यादा और कम समय में ज़्यादा हो जाना, जैसे कि 2014 में वेस्ट अफ्रीका में इबोला हो गया था, तो वो क्या है? एपिडेमिक। एंडेमिक क्या होता है कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में जो लो लेवल पे मौजूद होती है और कोई किसी के मरने का या कोई कारण नहीं होती है, उसके लिए एंडेमिक आता है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है प्रिविलेंट इन कम्युनिटी और स्पेसिफिक रीजन एट अ स्पेसिफिक टाइम अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया की वजह से हमने क्या चूज किया है? एपिडेमिक। क्लियर है? समझ में आया? ये आपकी बुक अवतार में गिवन है, और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे डिफरेंसेस, दूसरे वर्ड्स के डिफरेंसेस भी अवतार में दिए हुए हैं। वोकैबुलरी पॉइंट, ग्रामर पॉइंट, ओरिजिन, मिथोलॉजी, सब कुछ गिवन है। और एक आपके काम की बात बता दूं तो अवतार को मैं आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ा रही हूँ। ए बी लेटर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, सी लेटर अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आपने अगर ये क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। ये ए लेटर की क्लास है, बी लेटर की भी क्लास आ चुकी है और सी की कंटिन्यू शॉर्ट क्लासेस चल रही है, तो वो आप ज़रूर देखें। जिनके पास बुक है तो बुक से भी पढ़ते जाएं और उसमें नोट्स बनाते चलें। जिनके पास नहीं है तो मैं जो क्लास लेती हूँ उसकी एनोटेटेड पीडीएफ भी नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इट्स योर चॉइस, ठीक है। सैम्पल पीडीएफ नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। हाँ, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, सबसे पहले आता है फोरफीट। फोरफीट होता है फोरसेक, लीव, रिनंस, छोड़ देना, त्याग देना। स्मोदर, स्मोदर होता है किसी को मारना, टू किल somebody by covering their face so that they cannot breathe, उनको सांस नहीं आए, उसको बोलते हैं दम घुटके, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सफोकेट, वो हो जाता है स्मोदर। यील्ड किसके लिए आता है? प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस, ऑब्टेन करना, यील्ड। राइट आंसर होगा ओवरवेल्म, ओवरकम, ओवरवेल्म, राइट। जैसे शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द फीलिंग ऑफ गिल्ट। गिल्ट की फीलिंग से क्या हो गई? वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई, ठीक है। इमोशनल इफेक्ट हो जाना बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट हो जाना क्या होता है? ओवरवेल्म। क्लियर? नेक्स्ट, एन एनिमल और अ पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड, एक एनिमल या पर्सन जो सारे तरह के फूड खाता है, स्पेशली प्लांट्स और मीट, प्लांट्स और मीट, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन, मीट नहीं खाता, ठीक है। हर्बीवोरस क्या खाता है? वोर,
वोर, वो रूट वर्ड तीनों में आया है, और वोर का मतलब क्या होता है? टू ईट, खाना। ठीक है, इसी से वर्ड बहुत बार मिलेगा आपको, वोरेशियस, वन हु ईट्स अ लॉट, बहुत ज्यादा खाने वाला क्या बनता है? वोरेशियस, ग्लटन। ठीक है, हर्बीवोरस फीडिंग ऑन हर्ब्स, कार्निवोरस फीडिंग ऑन फ्लैश, कार्न का मतलब क्या होता है? फ्लैश, मांसाहारी। तो ये बोल रहा है एनिमल दैट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। यहां देखो रूट वर्ड की खास बात यह है कि आपको उसका हिंट जो है वो वन वर्ड में, जहां क्वेश्चन पूछा है वहां हिंट मिल जाता है। कैसे? ऑल का हिंट मिला, ऑल टाइप्स ऑफ फूड। और ऑल के लिए हम रूट वर्ड में क्या यूज करते हैं? ओमनी। क्या आता है? ओमनी। ओमनी का मतलब क्या है? ऑल, सर्वाहारी, ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होता है? सर्वाहारी। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीसेंट, सर्वज्ञाता। तो ओमनी जहां आ रहा है, ओमनी किसके लिए आता है? ऑल के लिए। किसके लिए? ऑल। ओमनी डायरेक्शनल, सभी दिशाओं में। क्लियर? तो यहां ऑल टाइप्स ऑफ फूड के लिए क्या आएगा? ओमनीवोर। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, The board of film analysts vituperated the novice Indonesian filmmaker and cancelled its nomination for the Golden Globe Award. बोर्ड ऑफ फिल्म एनालिस्ट ने विट्यूपरेट किया जो नोविस नया इंडोनेशियन फिल्म मेकर था, और उसको कैंसिल कर दिया उसका नॉमिनेशन। किसके लिए? गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए। अब यहां से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए। सपोज आपको विट्यूपरेटेड का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, बाकी तो इजीली समझ में आ रहा है कि उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया, उसको जो नया था उसको विट्यूपरेट किया, कैंसिल किया। तो यहाँ से सेंटेंस समझ में आ रहा है कि कुछ नेगेटिव बात की है। नेगेटिव बात की है तो यहाँ पर ये डेलिकेट एंड पोलाइट मैनर तो नहीं होगा, ठीक है, प्रेज करना भी नहीं होगा, नेगेटिव बात हुई है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर आगे देखो, ये बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ फिल्म एनालिस्ट ने विट्यूपरेट किया। विट्यूपरेट का मतलब क्या होता है? क्रूअल एंड एंग्री क्रिटिसिज्म। बहुत ही एंग्री तरीके से, क्रूअल तरीके से जो क्रिटिसाइज किया जाए, दैट इज विट्यूपरेटेड। तो यहाँ आया है लैमिनेटेड। लैमेंट का मतलब होता है शोक, मौन, दुख किसी की डेथ पर। तो डेथ तो यहाँ वैसे भी नहीं हो रही है, आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी, सेंशर्ड विद हार्श एंड अब्यूजिव लैंग्वेज। सेंशर मतलब क्रिटिसाइज करना। क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। तो आप सेंटेंस से समझ सकते थे, ना प्रेज की बात हुई है, ना पोलाइट मैनर की बात हुई है, और ना ही किसी की डेथ की बात हुई है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो आंसर है। कभी भी क्वेश्चन को देखते गिव अप नहीं करना है कि यार नहीं आ रहा, उसके ऑप्शंस को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ा, नहीं लग रहा, कुछ नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता, ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस को समझने की कोशिश करो, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। समझना नहीं, सिर्फ एलिमिनेट कर दो। आप तो चार में से एक भी एलिमिनेट कर दो कि यार ये नहीं होगा, फिर उन तीनों पे सोचो कि ये हो सकता है क्या, यार ये नहीं हो सकता, दो बच जाए, तब क्या करें मैम? कई बार दो में हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम पे आपको चांस लेना है, जो उनमें बेस्ट लगे उस पर टिक कर दो। आपका जो, अगर इस तरह के 2-4 क्वेश्चंस आप करते हो तो जो स्कोर है ना वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। बट तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी, टेम्पररी, फ्लिटिंग, फ्यूजिटिव, क्या होता है? बता दो आंसर। एफिमेरल होता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी, किसी घटना, किसी इवेंट को उसके टाइम के सीक्वेंस में जो होता है उसके लिए क्रोनोलॉजी आता है। इटर्नल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कंटिन्यू विदाउट एन एंड, कांस्टेंट।
ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी होता है भगवान के बारे में ईश्वरीय जो निंदा होती है उसके लिए आता है ब्लास्फेमी। ये बहुत बार हमने कर लिया है, अभी 3-4 पेपर्स किए हैं उन्हीं में बहुत बार आ गया है ये। नेक्स्ट देखो, इसमें इडियम्स पूछा है, द ऑफिस मैनेजमेंट वॉज इन डायर स्टेट्स आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश। फाइनेंशियल क्रैश के बाद ऑफिस मैनेजमेंट किस में आ गया, बहुत ही डायर स्टेट्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायर का मतलब होता है, डायर अगर हम लिटरल देखें तो डायर का मतलब वेरी बैड होता है, वेरी बैड, वेरी सैड, डायर। स्टेट्स जो है वो ऑलरेडी एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए यूज होता है, तो डायर स्टेट्स क्या हो गया, एक बहुत ही बुरी फाइनेंशियल कंडीशन। जनरली फाइनेंशियल कंडीशन जब खराब होती है उस कंडीशन के लिए यूज होता है डायर स्टेट, इन अ वेरी बैड सिचुएशन। क्लियर। अब यहाँ देखो, वेरी बैड सिचुएशन आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, लिटिल गर्ल इन डायर स्ट्रेट्स। नेक्स्ट, डू यू बिलीव दैट यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट जॉब। क्या तुम विश्वास करते हो कि पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें वो जॉब मिल जाए। हैव अ पॉसिबिलिटी, अब इसने उल्टा किया है, यहाँ पर मीनिंग दिया हैव अ पॉसिबिलिटी, चांस मिलना, पॉसिबिलिटी, और इसका इडियम पूछा है। सबसे पहले देखो, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट। इसका ओरिजिन मैंने पहले भी बताया हुआ है, अब दोबारा बता देती हूँ। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जैसे कोई जार में कोई बीन्स थे, ठीक है, और उनको पहले ही गिरा दिया गया, पहले ही पता चल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि काउंटिंग थी, काउंटिंग में 2 पार्टी है, एक पार्टी के पास ब्राउन बीन्स है, एक पास वाइट है या येलो, कोई भी 2 कलर के बीन्स हैं। आप अगर इस पार्टी की तरफ हो, इस बिन्स में, इस वाले जार में बिन डाल दो, दूसरे पार्टी की तरफ हो उसमें बिन डाल दो। बाद में उन बिन्स को काउंट किया जाता था और फिर पता चलता था कि ये आदमी जीता है या ये आदमी जीता है। अब वो वोटों की काउंटिंग होने से पहले अगर वो डिब्बा बाहर गिर जाए और उसके सारे पता चल जाए कि उसमें कितने बीन्स थे, यानी कि सीक्रेट क्या हो गया, रिवील हो गया, डिस्क्लोज हो गया, सबको पता चल गया। ये इसका ओरिजिन था। ठीक है, तो ये तो नहीं है। स्नो जॉब, स्नो जॉब का मतलब होता है कि किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना, ट्राई टू कन्विंस समवन दैट समथिंग इज ट्रू, जबकि वो ट्रू नहीं है, जबकि वो बात सही नहीं है, पर उसको परसुएड करना कि ये सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब स्नो आ जाती है, जैसे किसी जगह पर स्नो गिर गई तो उसके नीचे जो सच है वो छुप जाता है। ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, और जैसे मान लो उसने छत पे सफाई की है, हम किसी अपने काम वाले को बोलते हैं या छत पे सफाई करके आ, उसने सफाई नहीं की और हम बोल रहे हैं कि उसने बोला हाँ कर दी, तो अगर हम उस टाइम स्नो आ गई तो हम ये हम समझ नहीं पाएंगे ना, पता नहीं कर पाएंगे कि उसने सफाई की या नहीं की, राइट। तो वो स्नो है, स्नो से कवर होने के लिए, फिर स्नो से कवर से ही स्नो जॉब क्या हो गया, ऐसी चीज़ के लिए कन्विंस करना जो सही, ट्रू बताना जो ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शूट द ब्रिज। शूट द ब्रिज एक स्लैंग टर्म यूज होती है जैसे रूमर के लिए या गॉसिप के लिए। ठीक है, कैजुअल कन्वर्सेशन बोल सकते हैं इसको। हवा में बात है कोई, वो जिसके कोई सर, हम बोलते हैं ना इस बात का कुछ सिर पैर तो है नहीं, ऐसे ही। राइट आंसर होगा स्टैंड अ चांस। स्टैंड अ चांस का मतलब होता है हैव अ पॉसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे द ड्राइवर डिडंट स्टैंड a chance of stopping, didn't a chance of stopping in time। टाइम पे उसको रोकने का चांस नहीं मिलने के लिए क्या आता है, स्टैंड अ चांस। किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए आया है ये, हैव अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, you will stand a better chance of getting job with a degree। have a possibility क्या होगा, चांस। हम बोलते हैं ना चांस है, पॉसिबिलिटी है, वही बन गया stand a chance। नेक्स्ट, Shelley ignored her father's wish of studying arts and instead took admission in commerce। शैली ने अपने पापा की विश को इग्नोर कर दिया
कि उसके पापा की विश थी कि वो आर्ट्स पढ़े और उसने क्या ली, उसने क्या ऑप्ट किया, कॉमर्स। ठीक है, अब इसके लिए इग्नोर के लिए कौन सा ईडियम यूज होता है ये हमें बताना है। मीनिंग दिया हुआ है, ईडियम पूछा है, दोनों तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। समटाइम्स आपको ईडियम दिया है, मीनिंग पूछा है, कई बार मीनिंग दिया है, ईडियम पूछा है। यहाँ देखो ब्लू ओवर, ब्लू ओवर का मतलब होता है टू डिसअपियर, ठीक है, डिसअपियर विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, जैसे हम बोले द storm blew over in the night, तो ब्लू ओवर हो गया, ये तो नहीं आएगा, इग्नोर नहीं है, ये तो नहीं हो सकता आंसर। बिग फिश का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन के लिए आता है बिग फिश। जैसे ही बिकेम अ बिग फिश इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, क्या हुआ, बिग फिश। फिर आया बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है टोटली अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, इम्प्रॉपर, क्या होता है, बियॉन्ड द पेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज माई फादर यूज्ड, जो लैंग्वेज मेरे पापा ने यूज की, यूज्ड वॉज बियॉन्ड द पेल, वो क्या थी, अनएक्सेप्टेबल थी, इम्प्रॉपर थी, उसके लिए क्या आता है, बियॉन्ड द पेल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा बिड डिफाइंस टू। बिड डिफाइंस टू का मतलब क्या होता है, ओपनली किसी चीज को रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, इग्नोर कर देना, क्या होता है, बिड डिफाइंस टू। सो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है बच्चे? हाँ, बिड डिफाइंस टू या सेट डिफाइंस टू डिसरिगार्ड रेकलेसली या इग्नोर, क्या होता है, बिड डिफाइंस टू, डिसओबे कर देना। नेक्स्ट, गेट योर एक्ट टुगेदर। एक्ट मतलब अपने काम सबको एक साथ कर लेना, तो सिंपली है रुइन, तो इसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है, ये तो एक साथ करने की बात कर रहा है। ठीक है, कन्वर्सेशन की बात ही नहीं, अंडरस्टैंड नहीं होता। राइट आंसर होगा बी, ऑर्गेनाइज कर लेना, सो दैट यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली, अपने सारे चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना। ठीक है, गेट योर एक्ट टुगेदर। ठीक है, organize yourself so that you do things in an effective or better way, get your act together। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, फिर तो बहुत इजी सा idiom है, there are others waiting to grab an opportunity, दूसरे लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वेट कर रहे हैं। इफ़ यू डोंट एक्ट फास्ट, अगर तुम फास्ट एक्ट नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू, तो तुम क्या कर दोगे, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। तो सिंपली क्या आएगा, मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या होता है, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। बोट आई थी, आप उसमें नहीं बैठ पाए, बोट चली गई, यानी कि आपने बोट में बैठना हो चुके हो सकता है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आपको ज्वाइन करना हो, आपका इंटरव्यू हो, तो आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ठीक है, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। इफ वी डू नॉट ऑफर अ गुड प्राइस फॉर द हाउस नाउ, अगर हम हाउस के लिए अच्छा प्राइस ऑफर नहीं करेंगे, विल प्रोबेबली मिस द बोट, तो हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। नेक्स्ट, ईडियम पूछा है और ईडियम के लिए एक सिचुएशन बताई है कि ये सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को बताने के लिए क्या ईडियम यूज होगा। ठीक है, यहाँ देखो, ही कोई पर्सन है, स्टार्टेड विद एन ऑनलाइन कंपनी, ही ने कोई ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट की, एंड बिकेम अ मिलियनियर, और वो मिलियनियर बन गया। देन ही सोल्ड इट, देन उसने इसको सोल्ड कर दिया, एंड इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, और फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया,
अर्न मोर मनी, और ज्यादा पैसे कमा लिए। नाउ अब ही हैज इन्वेस्टेड इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, अब उसने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। एंड इज जनरेटिंग ह्यूज वेल्थ, और ह्यूज वेल्थ जनरेट कर रही है। व्हाट डज ही हैव, तो उसका क्या है उसके अंदर ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह ये बोल रही है कि कोई इंसान किसी भी चीज़, हम बोलते हैं ना, वो किसी भी चीज़ में हाथ डालता है और उसी में वो फ़ायदा लेकर बाहर निकलता है। वो किसी भी काम को शुरू करता है उसमें उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए ईडियम यूज़ होता है मिडास टच। क्या ईडियम आता है? मिडास टच। मिडास टच का ओरिजिन क्या है? मिडास टच का ओरिजिन है, ये क्या हो गया, कोई ना। मिडास टच का ओरिजिन क्या है? मिडास एक किंग था ग्रीक में, ग्रीक मिथोलॉजी में इसके बारे में बताते हैं, जिसके पास में एक ऐसी एबिलिटी थी, वो किसी भी चीज़ को टच करता था वो सोने में बदल जाती थी, गोल्ड में बदल जाती थी। कोई भी चीज़ को उसने टच किया वो सोने में बदल गई, गोल्ड में। फिर उसने ऐसा हुआ कि उसने लास्ट में अपनी बेटी को जब गले लगाने के लिए अपने पास बुलाया तो बेटी भी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। तो इसके लिए ये इडियम यूज़ हुआ कि मिडास टच, हर चीज़ को, जैसे हम देखते हैं हिंदू मिथोलॉजी में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमें बताते हैं, अलग अलग तरह के वो वर मांग लेते हैं भगवान से, और फिर वो वर जो होते हैं वो कई बार बहुत मुश्किल भी पैदा कर देते हैं। जैसे भस्मासुर था कि किसी के सिर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, उसने खुद के सिर पे हाथ रख लिया, खुद ही भस्म हो गया। तो ऐसे ही उसने, किंग ने अपनी बेटी को टच किया तो वो भी किस में कन्वर्ट हो गई? गोल्ड में। तो वहाँ से ईडियम क्या बना कि मिडास टच का मतलब है कि किसी भी चीज़ को छू दे वही सोना बन जाए, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करे वहाँ पर प्रॉफिट बना ले, दैट इज मिडास टच। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब ए देखो, एज जेन्युइन एज अ $3 बिल, $3 बिल जनरेट नहीं करते हैं यूएस में, तो ये एक तरह से फेक या फॉल्स चीज़ों के लिए आता है $3 बिल। ठीक है, ये नहीं होगा। स्टिकी फिंगर्स हमने पहले भी डिस्कस किया होगा, ये जो एक क्लास है मेरी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। इसमें मैंने ईडियम्स को उनके ओरिजिन से पढ़ाया है, उनके पीछे की कहानी बताई है। जैसे स्टिकी फिंगर्स की कहानी अगर हम बात करें तो चोरी करने की आदत जो होती है, चोरी करने की प्रवृत्ति जो है, उसके लिए आता है स्टिकी फिंगर्स। ठीक है, तो जैसे किसी चोर को पकड़ना था तो पैसों के अंदर फेविक्विक लगा दिया गया, तो जैसे ही वो चोर उन पैसों को चोरी करने के लिए आया उसके हाथों में क्या चिपक गया? गोंद चिपक गया। तो वो उसकी जो उंगलियां है वो कैसी हो गई? चिपचिपी हो गई, स्टिकी हो गई। तो वहाँ से स्टिकी फिंगर्स क्या बना? चोरी करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये सारी कहानियाँ मैंने इस क्लास में सुनाई है, आप सुनेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, इसकी तो गारंटी है, कि कहानी सुनना तो हमें बहुत अच्छा लगता ही है बचपन से ही। हाँ, रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि जैसे कोई इंसान या कोई चीज़, सिचुएशन जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होती है, करेक्टिव मेजर्स पे नहीं है, तो उसके लिए आता है रूल ऑफ थंब। ठीक है, मैं ये हो गया मिडास टच, जैसे किंग है, ये इसकी बेटी है, ये गोल्ड में पूरी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। अ मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक वेंचर प्रॉफिटेबल, जिसको जो वेल्थ बना सकता है, जो प्रॉफिटेबल चीज़ें बना सकता है, वो क्या होता है? मिडास टच। किसी को भी छू दे वही सोना बन जाए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल बहुत ही इजी इडियम है, किसी भी चीज़ का बहुत ही बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट जिसके बिना वो चीज़ अधूरी है। बेसिक एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल। जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसका पार्ट है, तो ये इम्पॉर्टेंट, इसका एसेंशियल पार्ट है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ समथिंग। ठीक है, अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है, पार्ट और एंड पार्सल। नेक्स्ट, what we need is skilled and energetic planning and elbow grease। एल्बो ग्रीज इडियम यूज़ होता है, पॉलिशिंग इनसे बना था, जिसमें बहुत ही हार्ड वर्क लगे, बहुत सारे एफर्ट लगे, बहुत लेबर लगे किसी काम को करने में, उससे बना एल्बो ग्रीज। ये पॉलिशिंग से बना था ये इडियम। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है उसको चमकाने के लिए,
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हार्ड वर्क दैट वन पुट्स इनटू डूइंग समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगाना क्या होता है, एल्बो ग्रीस। ठीक है, यहाँ देखो ये जैसे पत्थर को हटा रहा है तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, हार्ड फिजिकल एफर्ट्स। द पॉलिश नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एल्बो ग्रीस टू अप्लाई। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए इस पॉलिश को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? स्नो जो होती है बर्फ से जो खेलते हैं, बर्फ को ऐसे इकट्ठा करके बॉल बना लेते हैं, फिर थोड़ी बर्फ ली और बॉल बड़ी बना ली और बॉल बड़ी बनी, कितनी भी बड़ी हम बॉल बना सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सिलरेट करना, उसकी साइज़ में, उसके इम्पोर्टेंस में, वो बहुत फास्टर एंड फास्टर बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे पास स्नो है, बहुत ईजिली इसको लिया। ऐसे तो है नहीं कि बॉल बनाने के लिए क्या चाहिए, वो स्नो पड़ी है, उसको इकट्ठा करके करते 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 बना लिया। तो बहुत ही एक्सिलरेटिंग ग्रोथ जो है उसके लिए आता है स्नोबॉल इफेक्ट। क्लियर? हाँ, जैसे कि एन एक्सिलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, हर सेविंग स्टार्टेड स्मॉल बट विद इंटरेस्ट दे ग्रू लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। यहाँ देखो, छोटी छोटी सेविंग से ही, छोटी सेविंग करते करते ही जब वो क्या हो जाती है, इंटरेस्ट के साथ क्या होती है, एक साथ बढ़ जाती है। ये देखो इस तरह से बढ़ गया, दैट इज स्नोबॉल इफेक्ट। नेक्स्ट, माई फाइनल राउंड ऑफ स्पेल बी कॉम्पिटिशन इज कमिंग अप एंड टू विन दिस इवेंट आई नीड टू स्टडी हार्ड फ्रॉम टूडे। मेरा जो फाइनल राउंड है स्पेल बी कॉम्पिटिशन का वो आ रहा है, और इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ देखो, बर्न द बुक्स तो मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देना हो गया। कट टू द चेज, कट टू द चेज का मतलब होता है कम टू द पॉइंट। तो पॉइंट पे आना, स्टडी हार्ड तो नहीं होगा, ये तो है कम टू द पॉइंट, ये भी नहीं होगा। पोर माई हार्ट आउट, हार्ट, ये हार्ट होता है भाई, हर्ट नहीं होता। हर्ट तो मतलब किसी को हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, उसकी फीलिंग्स को दुखाना। ठीक है, हार्ट मतलब दिल, मतलब अपने दिल की डीपली सीक्रेटिव जो बातें हैं वो निकाल कर दे देना, मतलब वो बता देना, ओपनली बता देना, वो क्या होता है, पोर माई हार्ट आउट। ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब होता है बहुत हार्ड, बहुत स्टडी हार्ड करना, हिट द बुक्स। हिट द सैक आपने सुना होगा, सैक उस बोरे को बोलते थे। जैसे पहले ज़माने में गद्दे तो नहीं होते थे, तो वो जो बोरे होते थे उसी पे लोग उसको सोते थे, और वो उसको सोने से पहले उसको इस तरह से हिट करते थे पाँव से या हाथों से, ताकि कोई भी उसके अंदर जो बांस या कुछ भी तिनका है वो चुभ नहीं जाए। तो हिट द सैक मतलब गो टू बेड, सोने जाना। हिट से और भी वर्ड बनते हैं, जैसे कि हिट द रोड, हिट द रोड जर्नी स्टार्ट करना, है ना। हाँ, हिट द सीलिंग या हिट द रूफ भी होता है। हिट द सीलिंग यानी अचानक बहुत गुस्सा हो जाना कि सीलिंग से भी ऊपर चला जाए, सीलिंग को हिट कर दे। ठीक है, हिट द रूफ यानी कि अचानक से बहुत एंग्री हो जाना। ठीक है, तो यहाँ हिट द बुक्स का मतलब है बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना। हिट द सैक का मतलब क्या है, सोने जाना। हिट द रोड का मतलब जर्नी स्टार्ट करना, और हिट द सीलिंग या हिट द रूफ का मतलब क्या होता है, अचानक से बहुत गुस्सा हो जाना। ठीक है बच्चे, हाँ, मन लगाकर पढ़ना, स्टडी हार्ड। टू बिगिन टू स्टडी इन अ सीरियस एंड डिटरमाइंड वे टू स्टडी वेरी हार्ड क्या होता है, हिट द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम का क्वेश्चन है एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, एग्रीवेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वर्स बना देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, कोई इंजरी है, कोई डिजीज है, उसको बिगाड़ देना, उसको वो बैड है उसको वर्स कर देना, क्या होता है एग्रीवेट, मतलब उसको मोर सीरियस बना देना, एग्रीवेट। रूट वर्ड देखो, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। ठीक है, या मतलब उसकी इंटेंसिटी को, उसकी सीरियसनेस को बढ़ा देना, क्या होता है एग्रीवेट होता है। अनॉय कर देना, इरिटेट कर देना, परेशान कर देना, बिल्कुल
बिगाड़ देना क्या होता है, एग्रेवेट। तो सिनोनिम हो जाएगा एनॉय। जैसे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या कर सकता है अस्थमा को, एग्रेवेट। पॉल्यूशन कैन एग्रेवेट, क्या हो जाएगा, अस्थमा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, एलिविएट करना, एस्वेज करना, शांत करना। सेटिस्फाइड तो सेटिस्फाइड होता ही है। एनहांस, पॉजिटिव वे में किसी चीज को इंक्रीज करना, एनहांस होता है। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है, ही इज अ पर्सन हु होल्ड्स ओल्ड फैशन्ड ओपिनियंस। वो एक पर्सन है जो होल्ड करता है, जो रखता है क्या, पुराने ओपिनियंस, ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, आउटडेटेड, आर्काइक, पुराने, आउटमोडेड या ऑब्सोलीट। ठीक है, यहां देखो एंशियंट मतलब क्या होता है, प्राचीन। सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन हो गया। एंटीक क्या होता है, ओल्ड एंड वैल्यूएबल। ओल्ड एंड वैल्यूएबल क्या होता है, कीमती क्या होता है, एंटीक होता है, राइट। यहाँ आंसर होगा ऑब्सोलीट। जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी के लिए बोलते हैं क्या, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। कई बार आपको कोलोकेशन मिलेगा ये क्लोज टेस्ट में। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, जो पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, दैट इज ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है रोब का। रोब क्या होता है मेरे बच्चे, रोब एक आउटर पीस ऑफ क्लोथिंग होता है जो कपड़े के ऊपर एक लबादा टाइप जो पहना जाता है, एक लंबा सा कोट टाइप होता है पूरा एक नीचे तक, उसको बोलते हैं रोब। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि ये रोब और ROB, रोब मतलब लूटना, जिसको इंग्लिश में लूट बोलते हैं, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो इंग्लिश में जो वर्ड्स बने हैं, मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ। सी, अभी जो सी लेटर की क्लास चल रही है वहाँ भी बता रही हूँ, और ए और बी की क्लास जो हो चुकी है वहाँ पर भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है कि इंग्लिश में जो वर्ड्स आए हैं वो ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इवन हिंदी से भी वर्ड लिए, संस्कृत से भी वर्ड लिए। हिंदी में जो हम लूट बोलते हैं वही इंग्लिश में LOOT लूट बनता है। जैसे हिंदी में बैंगल बोलते हैं, बंगड़ी, बंगड़ी से इंग्लिश का क्या बना, बैंगल बना। संस्कृत में दंत बोलते हैं, सुना है ना, दंत, दांतों को क्या बोलते हैं, दंत। वहीं से इंग्लिश में क्या बना, डेंटिस्ट, DENT। ठीक है, तो इंग्लिश में बहुत सारी सब लैंग्वेज से वर्ड्स आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है इंग्लिश को पढ़ना। यहाँ देखो आपको मैं बताती हूँ कैसे रिलेटेड है। अब आप सोचोगे कपड़ा और लूटना कैसे रिलेटेड है। देखो पहले क्या होता था, जब युद्ध होते थे, लड़ाई होती थी, तो जो हार जाता था, जो हार जाते थे जो लोग, तो उनका खजाना तो लूटते ही थे, लूटते थे। तो वो जो कपड़े पहने होते थे उनको भी लूट कर ले जाते थे। गहने तो हैं ही, कपड़ों को भी लूटते थे, क्योंकि पहले टाइम में कपड़े बहुत महंगे बनते थे और सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था कपड़े, अच्छे कपड़े। तो फटे पुराने कपड़े ही जनरली बाकी लोगों को मिलते थे। तो वो जीत जाते तो हारे हुए लोगों को वो रोब करते थे, यानी कि उनके रोब को भी वो रोब करके ले जाते थे, यानी रोब लबादे को भी लूट कर ले जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये रोब और ये वाला रोब एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है। आया मजा, कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसे अगर हमें कोई कहानी सुनाए तो हमें पूरी इंग्लिश बहुत इजी लगती है। और ऐसी ही कहानियां मैं अभी जो रेगुलर अवतार की सीरीज चल रही है उसमें करवा रही हूं, और आपके 1000 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने अभी तक देखनी स्टार्ट नहीं किया तो कर देना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो। और उसमें हमने A लेटर के भी सारे वर्ड्स कर लिए, B लेटर के वर्ड्स कर लिए, अब C के वर्ड्स चल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ ये रोबरी नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता, मिसहैप मतलब दुर्घटना हो गया। राइट आंसर होगा क्लोक। क्या है ये, क्लोक। क्लोक क्या होता है, लबादा। ये इसका रोब का सिनोनिम होता है, क्लोक, लबादा। ये रोबरी तो चोरी करना, लूटपाट करना हो गया ना, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है जिसका मतलब है लबादा, और इसी का सिनोनिम हो जाएगा क्लोक। क्लियर।
नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है आपसे किसका, ही यूजेस वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन हिज कुकिंग। कुकिंग में जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें जो हम सामान जो डालते हैं, सामग्री जो होती है, उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्लियर। कलिनरी क्या होता है, कलिनरी स्किल होती है, कुकिंग जो स्किल्स के लिए आता है। प्रिपरेशन मतलब बनाना, मिक्सचर माने मिक्स करना। राइट आंसर होगा कंपोनेंट, जिससे मिलकर बनता है, जो जिस सामग्री से मिलकर जो डिश बन रही है, दैट इज इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राम वॉज abandoned by his parents at a very early age। वेरी अर्ली एज में राम को छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। अबेंडेंड का मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना। लीव, forsake, renounce, desert, ठीक है, वर्ब में, ठीक है। त्याग देना, छोड़ देना क्या होता है, अबेंडन। तो यहाँ देखो, लव्ड नहीं हो सकता, हेट नहीं हो सकता, डिस्ग्रेस करना नहीं, राइट आंसर होगा लेफ्ट। क्या होगा, लेफ्ट। लीव से क्या बन जाएगा, लेफ्ट। नेक्स्ट, अब आए एंटोनिम्स। एंटोनिम पूछा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है बच्चे, पारदर्शी, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर, ऑब्वियस, ठीक है। यहां देखो, ऑप्रेस, ओपी और प्रेस, प्रेस माने प्रेस करना, यानी किसी को हैरेस करना, उसके जो राइट्स है उसको वो नहीं देना जो दूसरों को मिल रहे हैं, उसके साथ अनफेयर वे में बर्ताव करना, उसको टॉर्चर करना, ठीक है, हैरेस करना। एक्सप्लॉइट, टॉर्मेंट, टॉर्चर, ऑप्रेस हो जाएगा। क्रॉस ओवर, एक साइड एक क्वालिटी से दूसरे क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होना। ओपेग, राइट आंसर क्या होगा, ओपेग। ओपेग मतलब ट्रांसलूसेंट, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। धुंधला, फ्रॉस्टी, धुंधला क्या होता है, ओपेग। क्लियर। लिंगर मतलब कई देर तक बने रहना। नेक्स्ट, अबोर, अबहोर, हॉरर से क्या लगता है, डर लगता है, हेट करते हैं हम हॉरर को। हेट, लॉथ, डिसलाइक, डेस्पाइज, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। डेस्पाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा। डेंजर मतलब खतरा, ऑक्यूपाई मतलब ऑक्यूपाई। राइट आंसर होगा एंटोनिम लव, लव करना, चेरिश करना, एडमायर करना। एंटोनिम पूछा है ना, किसी को हेट करना, किसी को लव करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा लव करना। नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा है एपेक्स का। एपेक्स मतलब टॉप पोजीशन, हाईएस्ट पॉइंट, सबमिट, सबमिट, एक्मी, पिनैकल, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एपोजी, ठीक है। तो टॉप पोजीशन हाईएस्ट के लिए आता है एपेक्स, तो बिल्कुल नीचे का क्या होता है, बॉटम, ऑपोजिट पूछा। वॉचफुल, विजिलेंट हो गया, आर्गसाइड हो गया, फारदेस्ट दूर के लिए हो गया, ये सिनोनिम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव क्या होता है मेरे बच्चे, होता है जिज्ञासु, क्यूरियस, नोजी। जैसे डोंट बी सो नोजी, डोंट बी, इतना क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कोजी, कॉशियस, ठीक है। तो यहां देखो, केयरफुल नहीं होगा, एंटोनिम पूछा। डल होता है बोरिंग, इंडोलेंट होता है लेजी, जो कोई भी पेन नहीं लेना चाहता। डोल मतलब पेन,
इन मतलब नोट, जो कोई पेन नहीं लेना चाहता, काम करेगा तो पेन होगा, यानी आलसी है, लेथार्जिक है, लैकडाइजिकल है, स्लगिश है, टॉर्पिड है, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, स्लगिश, टॉर्पिड है, स्लॉथ है, वो इंडोलेंट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, जो जिज्ञासु नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। नोजी, इसका इंक्विजिट का सिनोनिम हो जाएगा, नोजी। नेक्स्ट, बॉम्बास्टिक, जो बहुत ही पॉम्पस वे में, ग्रैंडिलोक्वेंट, बढ़ा चढ़ा के, ग्रैंडियोस जो है, बहुत पॉम्पस वे में, बहुत बोम्बास्टिक वे में, ठीक है। एंटोनिम पूछा है तो जो बिल्कुल साधारण है, प्लेन है, हम्बल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम। एसेंशियल मतलब जरूरी, सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक, रिदमिक मतलब रिदम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ पे, ठीक है। पजल्ड बिल्कुल सही है, नेजल सही है। काउंसिल की स्पेलिंग होती है CONSEL, CEL नहीं आता या S आता है, टू एडवाइस देना, काउंसिल करना, ठीक है। एम्बेजलमेंट क्या होता है कि एक तरह से चोरी करना, आप एम्प्लॉयर की पैसे को गबन कर जाना, एम्बेजलमेंट होता है। जो पैसा आपको दिया गया और आपने उसको चोरी से अपने पास रख लिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है या आपके एम्प्लॉयर का है, ठीक है, उस धोखाधड़ी के लिए एम्बेजलमेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग फॉर द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द eustachian tube and vestibular complex in the middle and inner ear respectively have an important role to play. मिडल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इम्पॉर्टेंट की यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट, ये भी यहाँ सही है, रेस्पेक्टिवली यहाँ सही है, ये शायद यहाँ टाइपो हो गया है, ये इंपॉर्टेंट सही है। राइट आंसर होगा वेस्टिब्यूलर। वेस्टिब्यूलर नहीं होता, वेस्टिब्यूलर होता है, ये इनर पार्ट में, कान के इनर पार्ट में ये कुछ पार्ट होता है वेस्टिब्यूलर। नेक्स्ट, रोशनी डज अ फैब्युलस, फैब्युलस की स्पेलिंग गलत है, फैब्युलस मतलब फैंटास्टिक, ऑसम, शानदार, ठीक है। ये कंपनी की बिल्कुल सही है, ऑफर्ड भी सही है, प्रमोशन सही है, कंपनी सही है, राइट। गलत क्या है? फैबुलस। ये आंसर होगा FABULOUS, फैबुलस, शानदार, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वेट्रेस बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सही है, एग्रीएबल सही है। ओकेजन में डबल C आएगा। इसका रीज़न भी मैंने C लेटर वाली क्लास में करवाया है, जहाँ CAS का मतलब होता है टू फॉल, तो यहाँ OC क्या है? इसका प्रीफिक्स है और CS रूट है, तो दोनों को यूज़ करेंगे, दोनों C आएंगे, एक तो OC वाला C और एक CAS, जो कभी कभी फॉल होता है, वो ओकेज़न होता है, मतलब ऐसे इवेंट जो कभी कभी फॉल होते हैं, दैट इज ओकेजन। इस पे हमने बहुत डिटेल से जो रूट वर्ड की, अवतार की, आपकी C लेटर की क्लास है, उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया था इस रूट को, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, ठीक है। यहाँ देखो, एप्रोप्रिएट सही है, डाइवर्सिफाइंग सही है, लाइवलीहुड भी सही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी करवाया है, पहले अभी इससे पहले, हाँ, वो C लेटर की जो 43 मिनट की क्लास है उसमें स्पेलिंग एरर का कॉन्सेप्ट करवाए मैंने, और आपकी बुक अवतार में भी स्पेलिंग एरर के कॉन्सेप्ट दिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है, किसी भी वर्ड में अगर I और E आया है, क्या आया है? I और E, तो जनरली I पहले आएगा, E बाद में आएगा। इंसान पहले, एलिफेंट बाद में, इंसान पहले, जानवर बाद में। तो यहाँ पर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल थीफ है, तो थीफ में THIEF, चीफ में CHIEF। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, C के साथ ऐसा नहीं होता है, प्रोनाउंस करने में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, वो सारे मैंने उस क्लास में डिस्कस भी किए हैं और आपके बुक में भी दिए हुए हैं।
यहाँ पर आपको बहुत इजीली इसको पहचान जाना था, RESILIENC, ठीक है। रिजिलियंस क्या होता है, री मतलब बैक, सीलियर्स मतलब टू लीप या टू जंप, यानी वापस पहले जैसी सिचुएशन में जल्दी आ जाना, किसी भी झगड़े किसी बात के बाद वापस अपनी कामनेस को गेन कर लेना, वापस उसी फॉर्म में वापस आ जाना, क्या होता है, रिजिलियंस होता है। फिजिकल साइंस में इलास्टिसिटी से जुड़ते हैं इसको, मतलब कोई भी चीज़ जिसको खींचा और वापस वो फटाफट अपनी उसी शेप में आ जाए, वो रिजिलियंस होता है, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी, क्लियर है बच्चे? हाँ, नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर। मिस्टर खन्ना एंड फैमिली हैव विजिट मनाली ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मिस्टर खन्ना और उनकी फैमिली ने मनाली विजिट किया समर वेकेशन के टाइम, ठीक है। हैव प्लस वर्ब फर्स्ट, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर एक्टिव है तो हैव प्लस वर्ब थर्ड, पैसिव है तो हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। तो यहाँ विजिट की जगह आएगा विजिटेड। कौन सा टेंस है, ड्यूरिंग द वेकेशन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 3 स्ट्रक्चर होती है, हैज हैव बीन, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, हैज हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। यहाँ उन्होंने विजिट किया है, ये इट मीन्स ये एक्टिव सब्जेक्ट है। एक्टिव सब्जेक्ट है तो हम एक्टिव स्ट्रक्चर काम में लेंगे, हैव प्लस वर्ब थर्ड। यहाँ विजिट की जगह हो जाएगा विजिटेड, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, देयर वॉज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। इस तरह के क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, ठीक है, जो पैरेलल कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होते हैं, टेंस पर बेस्ड होते हैं। यहाँ एरर को समझो, कोई बुक नहीं थी इंग्लिश लैंग्वेज में जो इतनी इंटरेस्टिंग है जितनी ये बुक है। तो यहाँ तो हमने वॉज लिया है, यहाँ हमने इज लिया है, तो ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन का जो क्या है एरर है, यहाँ हमें वॉज को रिप्लेस करना पड़ेगा इज से। देयर इज नो अदर बुक, कोई बुक नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज की जो इतनी इंटरेस्टेड हो जितनी की दिस वन है, क्लियर। तो वॉज को रिप्लेस किससे कर देंगे, इज से, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है इसमें। आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। यहाँ पर एरर की बात करें तो देखो, किसी भी सेंटेंस को सही करने के, उसको देखने के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी पार्ट में एरर दिया गया है, कम टू तो यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, इतना काइंड पर्सन मुझे नहीं मिला जितना कि मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कम अक्रॉस से सही कर सकते हैं, बट कम अक्रॉस का जो मीनिंग है किसी का बाई चांस मिलना होता है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कम अक्रॉस भी सही हो जाएगा। आई हैव नेवर कम अक्रॉस, मैंने कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला, सच अ काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ एरर हो जाएगा कम टू को कम अक्रॉस। और भी बहुत सारा, अगर आप मीनिंग को चेंज करते हैं तो बहुत सारे तरीके से चेंज हो सकता है, और भी कोई फ्रेजल वर्ब ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से, किस एंगल से आप क्वेश्चन को देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, the university has putting off the semester examination for the second time now due to technical issues. has putting off, has putting कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। देखो, हैज पुटिंग कुछ नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो स्ट्रक्चर बनती है वो होती है हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ बीन तो है ही नहीं, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि द यूनिवर्सिटी हैज पुटिंग ऑफ द सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर द सेकेंड टाइम नाउ ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन या डिले कर दिया है,
क्योंकि पुट ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब क्या होता है, पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना। ठीक है, पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना क्या होता है, पुट ऑफ, राइट। तो यूनिवर्सिटी हैज पुटिंग ऑफ की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, पुट ऑफ, क्योंकि ये बन नहीं रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज और बीन प्लस वर्ब आईएनजी होना चाहिए और सेंटेंस का भाव होना चाहिए कि जो पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, मतलब पुट ऑफ कर दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया। तो हमें इस सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर बनती है क्या, अभी अभी मैंने आपको बताया, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, हैज आएगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और पुट की दोनों फॉर्म पुट ही होती है, तो हैज प्लस वर्ब थर्ड बना हैज पुट ऑफ। क्लियर है स्टूडेंट्स। पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारने के लिए भी आता है। अभी हमने रोब वर्ड पढ़ा था, है ना, तो रोब में भी एक वर्ड जो डिसरोब भी ड्रेस को उतारने के लिए यूज होता है। डिस मतलब अबे, रोब मतलब वो लबादा जो कपड़ा है। ठीक है, वार्डरोब आपने सुना होगा, अलमारी के लिए आता है वार्डरोब, बाथरोब, इन सभी में रोब क्या है, उस बाहर वाले आउटर वाले कपड़े के लिए यूज होता है। वार्डरोब मतलब जिसमें हम अपने कपड़े लटकाते हैं, क्लोजेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, बाथरोब बात करने के बाद जो ऊपर पहना जाता है कोट, वो बाथरोब हो गया। कपड़े उतारना डिसरोब हो गया, डिस मतलब अवे। ठीक है, रोब मानने वो आउटर पीस हो गया क्लोथिंग वाला। क्लियर है बच्चे, इस तरह से चीजें आपको रिलेट करते चलना है। नेक्स्ट, Anant was telling a story about his most recent exploits. तो अभी तो आप बोलोगे कि मैम आपने अभी अभी तो बोला था कि एक्सप्लॉइट का मतलब तो शोषण करना होता है, हैरेस करना, ऑपरेस करना, किसी को परेशान करना, जैसे द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर। ठीक है, तो शोषण करना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक्सप्लॉइट के दो मीनिंग होते हैं। एक्सप्लॉइट वर्ब में मीनिंग होता है शोषण करना और एक्सप्लॉइट नाउन में मीनिंग होता है कोई ब्रेव या हीरोइक एक्ट। कोई ब्रेव या हीरोइक एक्ट जो इंसान करता है उसके लिए आता है एक्सप्लॉइट, राइट। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स जो है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। क्लियर, ये क्या बोल रहा है, अनंत बता रहा था एक स्टोरी, उसके रीसेंट जो हीरोइक ब्रेव एक्ट उसने किए थे। व्हेन अ टी ब्रांच, जब एक टी की ब्रांच ब्रेक हो गई द लिविंग रूम, ब्रेक जब उसने ब्रेक कर दिया लिविंग रूम की विंडो को। अब देखो, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने यहाँ किया था, वॉज और इज वाला। यहाँ पर वॉज दे दिया और यहाँ पर इज आ गया, है ना। एक ही सेंटेंस में दोनों टेंस को चेंज कर दिया। अभी बोल रहा है कि वो स्टोरी बता रहा था और फिर ब्रेक बोल रहा है, तो यहाँ सिंपली एरर क्या होगी, ब्रेक को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, ब्रॉक से, क्योंकि सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। वॉज टेलिंग हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉज टेलिंग इंडिकेट कर रहा है पास्ट को। किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये भी क्या होएगी, पास्ट में आएगी। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट, करण की टीचर वॉज डाउटफुल ऑन हर सक्सेस। वो उसकी सक्सेस के बारे में क्या थी, डाउटफुल थी। डाउटफुल के साथ में जनरली अबाउट प्रपोजिशन यूज होता है, जैसे शी वॉज डाउटफुल अबाउट द आइडिया। ठीक है, डाउटफुल के साथ में जनरली अबाउट यूज होता है, बट यहाँ अबाउट ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम अबाउट की जगह बियॉन्ड नहीं ले सकते, ऑफ नहीं ले सकते, ऑफ, ओ एफ, ऑफ, जिसको ऑफ है, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओ, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ओ आ जाएगा, ऑन नहीं आएगा। डाउटफुल ऑन हर, ऑफ हर सक्सेस। अदरवाइज अगर हम बेटर वे में देखें तो अबाउट इज मोर बेटर। ठीक है, नेक्स्ट, हैरी इज द वन सिटिंग
ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर नहीं बैठा है, कॉर्नर में बैठा है, तो सीटिंग क्या आएगा, इन द कॉर्नर, नॉट सीटिंग ऑन द कॉर्नर, सीटिंग इन द कॉर्नर। नेक्स्ट, हर स्माइल, उसकी स्माइल इज सिमिलर टू हर मदर। अब देखो, कंपैरिजन बिटवीन द सिमिलर थिंग, हमेशा कंपैरिजन जो होता है वो सिमिलर चीजों में होना चाहिए, ठीक है। यहां उसकी स्माइल का कंपैरिजन, उसकी स्माइल को सिमिलर बताया जा रहा है उसकी माँ से, जबकि उसकी स्माइल को उसकी मम्मी की स्माइल से सिमिलर बताना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे हेयर, माई हेयर इज लॉन्गर देन रोमा, मेरे हेयर रोमा से लंबे हैं, जबकि कंपैरिजन क्या हो रहा है, मेरे हेयर रोमा के हेयर से कंपैरिजन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, रोमा के हेयर। तो रोमा के हेयर के लिए हम क्या ले सकते हैं, रोमा अपोस्ट्रोफी एस, वो सेम वही बात करेगा कि रोमा के हेयर, रोमाज हेयर। तो माई हेयर इज लॉन्गर देन रोमाज, ठीक है। अब कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, रोमा के बालों का मेरे बालों के साथ, ठीक है। वैसे ही उसकी स्माइल उसकी मम्मी के सिमिलर नहीं है, उसकी स्माइल उसकी मम्मी की स्माइल के सिमिलर है, तो हमें यहां करना पड़ेगा हर मदर्स। हर मदर्स मतलब हर मदर स्माइल, उसी को शॉर्ट फॉर्म में पजेसिव लगाकर क्या कर देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब उसकी मम्मी की स्माइल, रोमा के बाल, रोमा के हेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप क्लोज टेस्ट, यहाँ क्लास को पॉज करेंगे, क्लोज टेस्ट को पूरा रीड करेंगे, फिर जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में क्या आपको सही आंसर लग रहे हैं ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में मैच करेंगे। ऐसे तुक्केबाजी से राइट आंसर अगर आ गया है तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। जब तक आपको लॉजिक नहीं पता है, सही आंसर का रीज़न नहीं पता है, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सही करने हैं, क्लोज टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपकी लॉजिक सही होने चाहिए। जो आंसर आप दे रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों आपने चारों में से एक ऑप्शन चूज़ किया, बाकी तीन को क्यों हटाया। ये एलिमिनेट करना है कि ये नहीं आएगा, ये इस वजह से नहीं आएगा, इस वजह से आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अमंग द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट्स इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट स्पीसीज जो कैट्स की हैं दुनिया में, टाइगर्स जो है, टाइगर्स आर पावरफुल हंटर्स। टाइगर्स जो है, जो कैट की स्पीसीज है उसमें टाइगर जो है वो पावरफुल हंटर है। क्या, कौन से हंटर है, पावरफुल। क्यों, विद फिलिंग द ब्लैंक टीथ, स्ट्रॉन्ग जॉज एंड एजाइल बॉडीज। देखो, पावरफुल इंसान है या पावरफुल जानवर है, पावरफुल हंटर्स है, तो यहाँ पर उसके पावरफुल होने से रिलेटेड वर्ड्स को यूज किया गया है और उसी में से एक फिलिंग द ब्लैंक हमसे पूछा गया है। पावरफुल है तो उसके जो जॉज हैं वो क्या बताए हैं, स्ट्रॉन्ग बताए हैं। पावरफुल है तो उसकी बॉडी कैसी बताई है, फुर्तीली। एजाइल का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, एक्टिव, निम्बल, ठीक है। अब यहाँ टीथ से पहले आपको बताया है कि टीथ से पहले क्या आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, लॉन्ग टीथ, स्मॉल टीथ। देखो, स्मॉल टीथ अगर हम बात करें तो जो पावरफुल हंटर को बिल्कुल अपोज कर रहा है। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि पावरफुल हंटर है, जॉज उसके स्ट्रॉन्ग है और स्मॉल टीथ है, तो स्मॉल टीथ तो फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। ब्लंट है, ब्लंट भी फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, मतलब पॉइंटेड नहीं है, तीखा नहीं है, ठीक है, ब्लंट है। लॉन्ग का और टीथ का पावरफुल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी नहीं होगा, इररिलेवेंट है। राइट आंसर होगा शार्प टीथ। जब किसी हंटर के, जब किसी एनिमल के टीथ शार्प होंगे, उसके दांत तीखे होंगे, शार्प होंगे, तभी तो वो पावरफुल होगा, वो अपने दांतों से पकड़ पाएगा शिकार को। समझ रहे हो। तो वो स्मॉल हो गए तो नहीं हो सकता, ब्लंट हो गए तो नहीं हो सकता, और लॉन्ग से भी नहीं होगा। किससे होगा, शार्प टीथ। और शार्प टीथ क्या है, कोलोकेशन है। क्लियर। नेक्स्ट, दे रेंज अक्रॉस एशिया फ्रॉम रशिया ऑल द वे
ये कहाँ कहाँ, एशिया फ्रॉम रशिया से ऑल द वे कहाँ तक, सुमात्रा एंड मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। रिसर्चर स्टिल हैव मच टू लर्न, रिसर्चर के पास में अभी बहुत सारा है लर्न करने के लिए। किसके बारे में, दीज ब्यूटीफुल, ये जो स्पीसीज की बात हो रही है, इस ब्यूटीफुल एंडेंजर्ड फिलिंग द ब्लैंक। अब देखो यहाँ ऑप्शन है विद, इनटू, अबाउट, अलोंग। मैंने आपको पहले भी बताया था फिलिंग द ब्लैंक्स में हम हमेशा ये देखते हैं कि जिसका फिलिंग द ब्लैंक पूछा है उसके पहले और उसके बाद में क्या आया है, राइट। इसमें लिखा है हैव मच टू लर्न, लर्न किसी चीज के बारे में जानने के लिए आता है लर्न अबाउट, ना लर्न इनटू आता है, ना लर्न विद होता है कुछ, और ना ही लर्न अलोंग, किसी चीज के बारे में। तो रिसर्चर जो है वो इस स्पीसीज, इस एंडेंजर्ड ब्यूटीफुल, आगे देखो क्या आएगा, के बारे में अभी बहुत कुछ लर्न करना, उनको बहुत कुछ लर्न करना है, स्टिल हैव मच टू लर्न, बहुत कुछ लर्न करना है। नेक्स्ट एंडेंजर्ड, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। कैसे, मैंने पहले इससे वाले पहले से पेपर में आपको फॉरवर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि पैसेज में बाय सेलिंग, याद है बाय वाला था, बाय सेलिंग वाला, राइट। वैसे यहाँ पर बैकवर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट है। बैकवर्ड रीडिंग में क्या है कि आपको पीछे आप जो 4 लाइन पढ़ के आए हो उससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ क्या आएगा। कैसे, यहाँ पर पैसेज, यहाँ आपने 4-5 लाइन पढ़ी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर रैबिट्स के बारे में बात हुई है नहीं, एलिफेंट्स के बारे में बात हुई है नहीं, डॉग्स की बात हुई है नहीं, किसके बारे में बात हुई है, पहली लाइन में गिवन है क्या, कैट्स। तो बैकवर्ड रीडिंग माने हमने पीछे पढ़ के हमें पता चलता है, पीछे से पढ़े हुए सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में ये वर्ड आएगा, वो क्या होती है, बैकवर्ड रीडिंग। और जब हम आगे पढ़कर 4-5 2 लाइन आगे पढ़कर हम पता करते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन आना चाहिए, वो होती है फॉरवर्ड रीडिंग। क्लोज टेस्ट में बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपके पास में पैसेज के अंदर आंसर गिवन होता है, आपको जस्ट उसको फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पर ये कैट्स गिवन था, आपको बस देखना था और राइट आंसर पे जाना था। नेक्स्ट, देयर इज करंटली 1 रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। एक जो जिसकी पहचान हुई है स्पीसीज की वो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। साइंटिस्ट हैव फर्दर, साइंटिस्ट ने आगे फर्दर फिलिंग द ब्लैंक द टाइगर इनटू, टाइगर को 9 सब स्पीसीज में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने। कौन सा, एक्सटिंक्ट बाली, कैस्पियन, जावन सब स्पीसीज, लिविंग मलयालम, सुमत्रन, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज, बंगाल एंड अमर सब स्पीसीज। ठीक है, अब देखो फर्दर आगे साइंटिस्ट ने आगे 9 स्पीसीज में क्या किया है, जनरलाइज्ड किया है, इररेलेवेंट। जनरलाइज्ड करना कोई सेंस ही नहीं बन रहा। डिक्लेयर करना, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट तो होता है किसी चीज को रोक देना, लिमिट में कर देना, ठीक है, जबकि उसने तो डिवाइड किया है सब स्पीसीज के अंदर, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं आएगा, ये भी इररेलेवेंट हो गया। यहाँ पर आपको डिक्लेयर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। डिक्लेयर्ड होता है जैसे किसी चीज़ की घोषणा करी जाती है कि इसको ये बना दिया है, इसके लिए ये कर दिया है, कोई घोषणा, कोई डिक्री डिक्लेयर कर देना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रेलेवेंट है, या रेड हेरिंग भी बोल सकते हैं इसको। राइट आंसर होगा क्लासीफाई, क्योंकि 9 सब स्पीसीज में डिवाइड करना, और हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और क्लासिफाइड के साथ में क्या आता है, इनटू, क्लासिफाइड समथिंग इनटू, और यहाँ पर इनटू गिवन है ना। तो साइंटिस्ट ने फर्दर क्लासिफाई किया है टाइगर की स्पीसीज को, टाइगर को कितनी, 9 स्पीसीज में, तो क्लासिफाई टाइगर इनटू, ठीक है। नेक्स्ट, of these subspecies AZA accredited zoos currently manage 3, Amar, Malayan and Sumatran. The Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology
institute is home to Sumatran and Amur tigers. Sumatran tigers are filling the blank as critically endangered. Critically endangered बताया उनको on the International Union for Conservation of Nature Red List, and Amur tigers have been classified as endangered. ठीक है, यहाँ देखो ये बोल रहा है कि सुमात्रन टाइगर्स को फिलिंग द ब्लैंक एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। तो अब देखो न्यूमेरेटेड का मतलब होता है आपके अंदर हैविंग क्वालिटी ऑफ मैथमेटिक्स स्किल्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की जो क्वालिटी है उसके लिए आता है न्यूमरेटेड, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, इररेलेवेंट है, ठीक है। डिटेल्ड से लिखना, डिटेल्ड बताना, डिटेल करना, तो टाइगर को क्रिटिकली एंडेंजर्ड किया है, उसका डिटेल से कोई लेना देना नहीं है, ये भी रेलेवेंट है। रिकॉर्डेड आपको ज़रूर कंफ्यूज कर सकता है कि किसी चीज़ के बारे में रिकॉर्ड बनाना, डायरी में सब कुछ रिकॉर्ड करना, किसी को वीडियो रिकॉर्ड करना, किसी घटना को रिकॉर्ड करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में लिख कर रिकॉर्ड करना। पर यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, रेड एरिंग है। सुमंत्रन टाइगर्स को रिकॉर्ड कर किया गया है एज ए क्रिटिकली एंडेंजर और इंटरनेशनल यूनियन, या उसको लिस्ट बनाई गई है कि जैसे कि नो है, इनमें से ये वाली ये है, ये है, ये इसका ये है, ये इंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो उसकी हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसको लिस्टेड किया जाता है। क्या जाए किसी चीज को मेंशन करना या किसी को इंक्लूड करना क्या होता है, लिस्टेड। क्या आएगा, लिस्टेड। लिस्टेड एज, समझ में आया, उसको लिस्टेड कर गया ऐसा, उसको लिस्टेड किया वैसा। जैसे सोल्जर्स लिस्टेड एज मिसिंग, सोल्जर्स को क्या किया गया, लिस्टेड किया गया कि वो मिसिंग है। जैसे कोई स्पीसीज है उसको लिस्ट किया गया, जैसे कोआला है, इज लिस्टेड एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मतलब खतरे में, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो लिस्टेड के साथ में क्या यूज हुआ है, एज, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, लिस्टेड एज। क्लियर है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है। हाँ, ये मेरी कॉम्प्रिहेंशन की, नियॉन की तीनों बुक्स हैं। पैसेज जंबल क्लोज टेस्ट, इसमें प्रीवियस ईयर के पैसेज जंबल क्लोज टेस्ट को बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, बेसिक से बताया है कि जंबल क्लोज टेस्ट पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज लगातार बढ़ रहा है और कॉम्प्रिहेंशन डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें कराए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिए और सारे प्रीवियस ईयर के हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ, अब चलते आगे पैसेज पे। पैसेज में सबसे पहले पूरा पैसेज आपको यहाँ पोज करके पढ़ना है, क्वेश्चंस जरूर देखने हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है टाइटल के बारे में, पहला क्वेश्चन है कौन से टर्म यूज हुई है, उस टर्म को ध्यान रखना है। टोन क्या है पैसेज की, तीसरा हो गया। फिर नॉट जो सही नहीं है, डिजिटल रिसोर्स एज ए शेयर नहीं किया गया है। और एक पूछा है आपसे स्कैटर्ड मीनिंग का मोस्ट सुटेबल वर्ड, यानी कि सिनोनिम पूछा है, ठीक है। ये तो पैटर्न ही बना हुआ है कि एक टोन का क्वेश्चन, एक टाइटल का क्वेश्चन और एक आपका सिनोनिम एंटोनिम, ये तीन क्वेश्चन तो फिक्स आ ही रहे हैं हर पैसेज में। तो वोकैब को जो वन वर्ड सिनोनिम से भी यहाँ पर और इन्वॉल्व कर लिया है, पैसेज में भी इन्वॉल्व कर लिया है, तो वोकैब हर जगह हो गई है। सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड स्पेलिंग में तो थी, उसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स में है। क्लोज टेस्ट जंबल में भी वोकैब का रोल है और पैसेज में भी। यहाँ इनडायरेक्ट वे में था, इनडायरेक्ट वे में तो अभी भी है, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चे वोकैब बहुत ज़रूरी है सीखना, पूरी आपकी इंग्लिश का बेस बन चुका है वोकैब। अगर आप बेस आपका कमज़ोर रहेगा तो इमारत कैसे खड़ी करोगे, तो वोकैब पे स्पेशली बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो व्हाट इफ़, तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि इमेजिन कर रहा है कि ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा ग्लोबली डिजाइंड प्रोडक्ट्स कुड रेडिकली change how we work,
प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। ठीक है, बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है कि जो ग्लोबली डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं, जो ग्लोबली डिज़ाइन मतलब एक तो होता है कि कोई चीज़ इंडिया में या राजस्थान में यहाँ ऐसी है, वहाँ दूसरी कहीं दूसरी कंट्री में दूसरे स्टेट में कुछ अलग है। तो बोल रहा है अगर प्रोडक्ट ग्लोबली डिज़ाइन हो तो वो बहुत ही रेडिकली ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं कि जो जैसा हम काम करते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं और जो हम कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। सेवरल एग्जाम्पल अक्रॉस कॉन्टिनेंट शो, बहुत सारे एग्जाम्पल अक्रॉस कॉन्टिनेंट ये शो करते हैं द वे वी आर प्रोड्यूसिंग, जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, कुड बी इम्प्रूव्ड, जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस तरह से हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय रिलाइंग ऑन, रिलाई ऑन या अपॉन होता है किस पे, ग्लोबली शेयर डिजिटल रिसोर्सेज से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कि क्या है ग्लोबली शेयर रिसोर्सेज, डिज़ाइन, नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो ग्लोबली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिज़ाइन, उनका सॉफ्टवेयर और नॉलेज अगर हमें पता हो तो, ठीक है। इमेजिन, इसको एग्जाम्पल भी दिया, इसको समझेंगे है क्या, इसको समझो कि जैसे कि एक प्रोस्थेटिक हैंड है। प्रोस्थेटिक हैंड का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल जो हैंड होता है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्थेटिक हैंड है, या जयपुर फुट की बात करते हैं, जयपुर से हूँ मैं, जयपुर की बात कर रही हूँ, तो जयपुर फुट बहुत फेमस हुआ, तो जयपुर फुट को जयपुर में बनाया गया था। ठीक है, अब वो ज़रूरत पड़ती है तो लोग जयपुर से मंगाते हैं या किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ पर भी लोग प्रोस्थेटिक फुट या हैंड बना रहे हैं। तो लेकिन अगर वो जो नॉलेज जयपुर फुट को बनाने में या किसी प्रोस्थेटिक हैंड को बनाने में जो नॉलेज, जो सॉफ्टवेयर है, जो नॉलेज है, वो सबको ग्लोबली शेयर कर दिया जाए तो सबकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहे हैं, वो चीज़ें बढ़ जाएगी अगर वो ग्लोबली शेयर हो जाए। होता क्या है कि यहाँ पर भी वो रिसोर्सेज लग रहे हैं उसको बनाने में, उसकी रिसर्च में, किसी दूसरी जगह भी लग रहे हैं। ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि पैराग्राफ पूरा बोलना चाह रहा है। इमेजिन जैसे कि एक प्रोस्थेटिक हैंड है जो डिज़ाइन किया गया है जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, अलग अलग स्कैटर्ड कम्युनिटीज़ की साइंटिस्ट के द्वारा, डिज़ाइनर्स एंड एंथुजियास्ट इन अ कोलैबोरेटिव मैनर, मतलब एक साथ काम करना। कॉल मतलब टुगेदर या विद होता है, लेबर मतलब लेबर, वर्क लेबर से जुड़ा है, तो एक साथ मिलकर काम करना वाया द वेब। बोल रहा है कि एक वेब हो जिसके जरिए जितने अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उस वेब से जुड़ जाएं और वो किसी प्रोस्थेटिक हैंड को बनाने के लिए एक साथ कोलैबोरेटिव मैनर में काम करें। ऑल नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द हैंड्स इज शेयर्ड ग्लोबली, और जो भी नॉलेज है और जो भी सॉफ्टवेयर है उस हैंड से रिलेटेड वो सबको ग्लोबली शेयर किया जाए, जिसको एज अ डिजिटल कॉमन्स। क्या टर्म काम में लिया, शेयर्ड ग्लोबली, कैसे शेयर करना है, एज ए डिजिटल कॉमन्स। ठीक है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और हैव एक्सेस टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, जिनके पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का एक्सेस है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग, CNC मशीन, टू लो टेक क्राफ्ट्स एंड टूल्स, कैन आइडियली विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट मैन्युफैक्चर अ कस्टमाइज हैंड। देखो इसका सेंस क्या है, इसका मतलब है कि अगर वो चीज़ ग्लोबली शेयर हो जाए, जैसे कि कस्टमाइज हैंड, जैसे प्रोस्थेटिक हैंड है, प्रोस्थेटिक हैंड बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो 3D इमेज के रूप में, 3D के रूप में डिजिटल कॉमन्स से सबको शेयर हो जाए, तो कोई भी इंसान जो कहीं पर भी है कंट्री में, किसी वर्ल्ड में कहीं पर भी है, उस नॉलेज से वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से प्रोस्थेटिक हैंड बना सकता है। दूसरा, प्रोस्थेटिक हैंड में भी किसी की अलग नीड होती है, कस्टमाइज होती है, जैसे कि किसी को पतला चाहिए, किसी का हाथ पतला है तो पतला हैंड चाहिए, मोटा चाहिए, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस वहीं पर वो कस्टमाइज हैंड बना सकता है। जैसे मान लो अगर जैसे जयपुर फुट की बात है, अगर जयपुर फुट जयपुर से ही दूसरे कंट्रीज़ में जा रहा है, तो अगर किसी इंसान को वो फुट पतला चाहिए या मोटा चाहिए, फिर वो ऑर्डर करेगा, फिर वो जयपुर से वहाँ जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ेगी और उस इंसान को भी महंगा मिलेगा।
उसकी बजाय अगर वो उस जयपुर फूड को बनाने का जो प्रोसेस है जो 3D में, वो अगर शेयर कर दिया जाए और वो ग्लोबली शेयर हो चीज़ें, तो उससे क्या होगा, वहीं पर जहाँ पर उस इंसान को चाहिए उसी कंट्री के अंदर वो जयपुर फूड बना सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकता है। ये सेंटेंस का, ये इस पूरे पैसेज का मतलब है। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ एन ओपन बायोनिक्स प्रोजेक्ट विच प्रोड्यूसेस डिजाइंस फॉर रोबोटिक एंड बायोनिक्स डिवाइसेस। देयर आर नो पेटेंट कॉस्ट टू पे फॉर। फिर क्या होगा, पेटेंट कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दवाई का एक दवाई होती है, एक मेडिसिन होती है, उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन उसकी पेटेंट कॉस्ट जुड़ जाने से जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है तो उसको बहुत महंगी मिलती है। अगर वो सारी चीज़ें ग्लोबली शेयर होंगी तो पेटेंट कॉस्ट भी हर बार पे नहीं करना पड़ेगा। लेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज नीडेड, जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया वो भी नहीं जरूरत पड़ेगी, और एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस लोकली। ठीक है, लोकली वो जो सारी चीज़ें जो है वो बना सकेगा, जरूरत नहीं जैसे जयपुर फूड को कि रशिया में भेजना है तो यहाँ से नहीं भेजना पड़ेगा, वहीं से बन जाएगा। मेंटेनेंस इज ईजियर, मेंटेनेंस ईजी हो जाएगी। प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड कॉस्ट आर दस मच लोअर, कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल है, पर ये सारी चीज़ें जो ऑथर है वो इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है ऐसा हो वैसा, वो गेस कर रहा है बैठा बैठा कि ऐसा हो जाए, तो ऐसे अभी तक हुआ नहीं है ना, अभी तक ऐसा कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो ऐसा सोच रहा है। ठीक है, तो टाइटल की बात करते हैं। टाइटल में देखो, शेयर्ड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा पार्ट है, टू शॉर्ट है। कस्टमाइज हैंड के बारे में वो तो एक एग्जाम्पल के रूप में बात हुई है, ये भी टू शॉर्ट है। नॉलेज एक्सप्लोजन की, नॉलेज का आउटबस्ट हो जाना, तो उस तरह की तो कोई सेंस ही नहीं हो रहा है कि नॉलेज का आउटबस्ट हो रहा है, ये बोल रहा है नॉलेज को शेयर करना। राइट आंसर होगा डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जो भी हम जो चीज़ें हैं उनको डिजिटली जोड़ें और फिर उनको ग्लोबलाइज कर दें, यानी सबको पता चल जाए और सबको एक दूसरे की चीज़ें पता होता है। कि जैसे किसी भी चीज़ का रिसर्च है, जैसे मान लो कोई भी साइंटिस्ट नया आविष्कार यहाँ भी कर रहा है, इस कंट्री में कर रहा है, उसमें कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो अलग अलग वो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। अगर वो डिजिटली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तो सबके लिए फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, टर्म क्या यूज की गई थी पैसेज में, ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग्स के लिए। तो टर्म यहाँ पर देखो, शेयर्ड ग्लोबली। ठीक है, द सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द हैंड इज शेयर्ड ग्लोबली एज अ डिजिटल कॉमन्स। बिल्कुल सिंपली दिया हुआ था क्या, डिजिटल कॉमन्स। ये सारे फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट, टोन क्या है पैसेज की। ठीक है, टोन की बात करें तो बहुत ही हार्श है, कटु है, वो एसर्बिक होता है, तो हार्श टोन तो नहीं थी। ठीक है, लड़ाकू टोन, बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू। ठीक है, क्वालसम तो वो भी नहीं थी। कॉस्टिक होता है मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला एकदम, तो डिस्ट्रॉय करने वाली भी नहीं थी। राइट आंसर होगा स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव क्या होता है, जो ओपिनियन, जो गेस पे कि गेस करना ऐसा हो या वैसा हो जाए, ऐसा कर दे, वो गेस करने के लिए जो टोन यूज होती है दैट इज स्पेक्यूलेटिव। क्लियर। इसमें स्पेक क्या है, रूट वर्ड टू लुक है, मतलब वो आगे देख रहा है, आगे के टाइम को देखते हुए गेस कर रहा है कि आगे ऐसा हो वैसा हो, अगर इस तरह से कर दिया जाए, वैसे कर दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, कॉस्ट लो हो जाएगी। ठीक है, Which of the following is not a globally shared digital resources? कौन सा ग्लोबली शेयर डिजिटल रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, डिज़ाइन को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल को शेयर, डिजिटल शेयर नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक फिजिकल थिंग है ऑटोमोबाइल, इसको नहीं कर सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं, डिज़ाइन को कर सकते हैं, इसके बनाने के नॉलेज को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, सिनोनिम पूछा है स्कैटर्ड का। ठीक है, ये हमारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, जो इनकी फ्री पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल नियॉन क्लासेस पे अवेलेबल है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे ये बुक्स भी मेरी अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो ज़रूर ले लेना। बहुत ही ये गॉडफादर सीरीज़ है, गॉडफादर सीरीज़ का भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है,
और अच्छी बात ये है कि ये पूरी सीरीज की कंप्लीट फ्री पीडीएफ नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो फ्री पीडीएफ आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ आपको ये कंटेंट समझ में आ जाएगा कि नियॉन इतने बेस्ट लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नियॉन क्लासेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, डिस्पर्स्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्प्रिंकल्ड, स्प्रेड, ठीक है, शेयर्ड नहीं हो सकता। कोलैबोरेटिव क्या होता है, एक साथ सब मिलकर काम करना। कस्टमाइज, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसमें सुधार करना, उसको बनाकर देना, कस्टमाइज्ड हो गया। राइट आंसर हो जाएगा डिस्पर्स्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।